नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा सेशन है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का, इसमें जो हम टॉपिक्स आज कवर अप करेंगे, सबसे पहला हम कवर अप करने जा रहे हैं आर्म्स ट्रेड रिपोर्ट। सिप्री के द्वारा आर्म्स ट्रेड रिपोर्ट 2021 रिलीज किया गया है, उसमें हम जानेंगे कुछ बातें। सेकेंड वन इज वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 बाय WHO, इसको भी देखेंगे। तो दो रिपोर्ट तो हमने कवर अप कर ली, मतलब करेंगे। थर्ड, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, इस पे हम बातचीत करेंगे। मानवाधिकार के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, किस तरीके से बोला जा रहा है कि फैंटम डेमोक्रेसी आ चुकी है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फोर्थ, शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है वो जानेंगे, कहीं नीति आयोग तो नहीं है। चलिए देखते हैं थोड़ी देर में। फिफ्थ, वर्ल्ड सोयल डे, विश्व मृदा दिवस, इस पे हम जानेंगे। सिक्स्थ, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज एयर सरफेस टू एयर मिसाइल दैट इज लॉन्च्ड बाय DRDO, अभी हाल फिलहाल हुआ था, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। एंड देन MCQs फॉर द प्रैक्टिस, राइट। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेशन में जो है मेरे साथ ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और फिर हम 5 MCQs भी देखेंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। टोटल हमारा टारगेट रहता है एक वीक में मैं आपको चाहता हूँ कि 20 अच्छे MCQs आपको प्रैक्टिस करा दी जाए, जो करंट अफेयर से ही रिलेटेड हैं, राइट। क्योंकि जो रैंडम क्वेश्चंस आने लगे हैं यूपीएससी में, जो यूपीएससी का पैटर्न आने लगा है, तो उस लिहाज से भी तैयारी थोड़ी रखनी चाहिए। हालांकि आप रैंडम चीज़ों की तैयारी तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना तो करते चले। फर्स्ट, हमारे पास जो न्यूज़ है आज की वो है आर्म्स ट्रेड रिपोर्ट सिप्री। इसको मिला के कितनी हो जाएंगे? 691 स्टोरीज वी हैव कवर्ड सो फार, जब से हमने ये PIB का एनालिसिस सेशन शुरू किया है। जून में हमने किया था, मुझे याद है। और हम अब कहाँ पे आ चुके हैं? दिसंबर में आ चुके हैं। तो 691 स्टोरीज हमने कवर अप कर ली हैं। सबसे पहले आज की क्या है? आर्म्स ट्रेड रिपोर्ट बाय सिप्री। तो इस रिपोर्ट ने बताया है कि भारत की जो 3 कंपनीज है, कौन कौन सी कंपनीज हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, बेसिकली जो OFB था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, उसे डिसॉल्व कर दिया गया मतलब। तो दूसरा है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, टोटल 41 फैक्ट्रीज इसमें आती हैं। एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये जो 3 हैं, इनको भारत की तरफ से बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड टॉप 100 फॉर कंबाइंड आर्म सेल्स इन 2020 एज पर अ रिपोर्ट बाय सिप्री। मतलब इन 3 कंपनियां जो हैं टॉप 100 में बनी है। किस चीज़ की टॉप 100 है? जो आर्म सेल्स के रिगार्डिंग जो एक चार्ट बनाया गया, उसमें ये टॉप 100 में आती हैं। HAL की आप बात करेंगे तो दे स्टैंड एट 42वें नंबर पे हैं। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है वो 60वें नंबर पे है, 68th पोजीशन। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो 66th पोजीशन पे है। अब थोड़ा सा रिपोर्ट ये भी बताता है कि अमेरिका की कंपनीज ज़्यादा हैं टॉप 100 में। सेल्स की अगर हम बात करें कि किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा सेल किए हैं, और उनका जो आर्म सेल्स है वो कितना हो जाता है? $285 बिलियन हो जाता है। इंक्रीज देखा गया है 2019 के मुकाबले। हालांकि लॉकडाउन था सब जगह, अफरा तफरी मची हुई थी सब जगह, लेकिन फिर भी आर्म्स की सेलिंग में एक इंक्रीज देखा गया है। क्यों हुआ है? गॉड नोस, राइट। मे बी शायद डेटरेंस प्रूव करने के लिए हुआ हो, लेकिन प्राइस तो हुआ है। चाइना दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, 13% इनकी कंपनीज जो है वो रहती हैं, फॉलोड बाय UK और रशिया एंड देन फ्रांस। तो ये सारे जो हैं, इन सभी के आर्म सेल्स में एक राइज देखा गया है। अब मैंने आपको ये सारी पोजीशंस वगैरह तो बता ही दी है। इसमें कुछ और चीज़ें जो हम जान ले कि इंडिया के आर्म सेल्स में जो इंक्रीज हुआ है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जब से स्टार्ट की है, साथ ही साथ जब नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट की जो लिस्ट आने लगी है, उसके वजह से ये थोड़ा सा सेल्स में जो है राइज देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं इस अच्छी बात है, क्योंकि भारत की जो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता जो भारत की है आर्म्स प्रोडक्शन में, वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट हो रही है। तो ये ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन ये जो राइज हुआ है ओवरऑल ग्लोबल पैमाने पे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब अटक रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 2020 में हम लोग पैंडेमिक में फंसे हुए थे, राइट। तो ये है अपनी पहली स्टोरी, आर्म्स ट्रेड रिपोर्ट बाय सिप्री। ध्यान रखना है आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है। और ये चार्ट है अच्छा खासा, आप देख रहे हैं 54% USA ही मतलब आर्म सेल्स को दे रहा है। उसके बाद फिर चाइना 13%, UK 7.1%, रशिया 5%, फ्रांस 4.7%, जर्मनी 1.7%। तो ये सारे थोड़े से जो है ना ऑर्डर वगैरह आप ध्यान रखिएगा। दूसरी स्टोरी पे आते हैं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि इनका ये मानना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है, उन्होंने ट्वीट भी किया था, ये मैं ट्वीट पहले आपको दिखा देता हूँ। ट्वीट था कि कोविड-19 के कारण
मलेरिया की जो सर्विसेज थी उसमें डिसरप्शन आया, और कहीं ना कहीं जो मलेरिया रिलेटेड जो डेथ है उसमें इंक्रीमेंट तो हुआ ही है, लेकिन वो इंक्रीमेंट का कारण कोरोना वायरस भी है। तो ये वो बता रहे हैं कि ग्लोबल एफर्ट्स पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका था कोरोना वायरस की तरफ, और मलेरिया पेशेंट को जहां बचाया जा सकता था तो नहीं बचाया। तो मलेरिया जो है काफ़ी सफ़र हुआ ग्लोबल पैमाने पे। 2020 में 6,27,000 के आसपास की इसमें डेथ देखी गई है, जो 2019 के मुकाबले वो जो डेथ है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। और सबसे बड़ा जो रीजन आता है जहां पर बहुत ज़्यादा केसेस मलेरिया के आ रहे हैं विश्व के पैमाने पे, ग्लोबली लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, वो है WHO का अफ्रीकन रीजन। इस रीजन में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर 6 देशों के नाम आप देखें, जैसे कि नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, मोजाम्बिक, अंगोला, बुर्किना फासो, ये अकेले 6 देश 55% केसेस बना रहे हैं। भारत की जहां तक बात है तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भारत 83% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। श्रीलंका आप जानते ही हैं कि श्रीलंका को 2016 में मलेरिया फ्री सर्टिफाइड कर दिया गया था, अभी भी वो मलेरिया फ्री है, तो अच्छा देश है। सिंस 2015 अराउंड 24 कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड इंक्रीज इन द मलेरिया। तो कहीं ना कहीं मलेरिया की जो डेथ्स है, मलेरिया की जो चीज़ें हैं, जो एफर्ट जा रहा था सभी देशों का, वो सफ़र हो गया बिकॉज ऑफ नोवल कोरोना वायरस डिजीज इन 2020। क्या भारत के पास कोई एक्शन प्लान है? जी हाँ, बिल्कुल है। भारत के पास अपना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2022 तक का ये प्लान है, राइट। और भारत ने एक विजन भी ले रखा है कि हम कंट्री को 2027 तक मलेरिया फ्री कर देंगे और टोटली 2030 तक तो इरेडिकेट कर देंगे, राइट। तो ये भारत के थोड़े टारगेट्स वगैरह जो है आप ध्यान रखना। ज़्यादातर केसेस जो मलेरिया के हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स वगैरह बताती हैं, ये ट्राइबल इलाकों से ज़्यादा आता है, और जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ से थोड़े ज़्यादा मतलब केसेस इनके देखे जाते हैं। और फिर वहाँ पे प्रॉपर सर्विसेज ना होने के कारण, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ना होने के कारण डेथ भी बहुत फ्रिक्वेंटली देखी जाती है, राइट। तो दिस इज द सेकेंड स्टोरी, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 बाय WHO। क्लियर। चलिए तीसरे पे आते हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को हर साल जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने UNDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। दोस्तों ये वही डिक्लेरेशन है जिसके तहत भारत के संविधान में दो चीज़ें बांटी गई हैं। क्या क्या बांटा गया है? एक तो फंडामेंटल राइट्स और एक DPSP, राइट। फंडामेंटल राइट्स जो आप जानते हैं पार्ट 3 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 से 35। DPSP जो पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51। वो सीधे के सीधे यहीं से लिए गए हैं। मतलब एक तरीके से जो थीम उठाई गई है वो यही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से उठाई गई। इस साल की थीम देख लेते हैं। इस साल की थीम थी इक्वालिटी। जैसे अभी हमने बताया, हमने कल ही बात की थी कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी, किस तरीके से खतरनाक पैमाने दिखाए गए थे। थॉमस पिकेटी भी थे, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट उसमें। तो इक्वलिटी मैंने आपको थोड़ा सा कल भी बताया था कि दो तरीके की इक्वलिटी होती है। एक फॉर्मल इनइक्वालिटी, एक फॉर्मल इक्वालिटी होती है, और एक सब्सटैंटिव इक्वालिटी होती है। तो इस बार का थीम भी मानवाधिकार जो दिवस है उसका यही है, इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। क्योंकि जैसे ही आप असमानता कम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मानवाधिकार को बढ़ाने की बात कर रहे हो। इन सभी अधिकारों में जो कि इनहेरेंट है ह्यूमन बींग्स में, रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस, राइट। ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये किसी भी प्रकार का संधि नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रीटी। और ना ही ये देशों के लिए ऑब्लिगेशंस हैं कि यार देखो तुम्हें करना ही है, तुम्हें मानना ही है, नहीं। मोरल ऑब्लिगेशंस आप कह सकते हैं, बट लीगल ऑब्लिगेशंस ये नहीं है। इसमें बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, इसलिए पहले ही मैंने बता दिया ये ट्रीटी नहीं है। This include many conventions like Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948, International Convention on Elimination on All Forms of Racial Discrimination 1965, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979, the Convention of the Rights of Child 1989, and the Convention of Rights of Persons with the Disabilities 2006। और इन सभी कन्वेंशंस पे भारत सिग्नेटरी है, भारत ने इन सभी कन्वेंशंस पे साइन किया हुआ है। क्लियर। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो मैंने आपको दो चीज़ें तो बता दी, फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बता दी है, DPSP मैंने आपको बता दी। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ध्यान रखना है। आज भी एक मुकदमा दिल्ली कोर्ट के सामने गया था और दिल्ली कोर्ट ने उसमें भी बोला है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर।
साथ ही साथ अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करेंगे कि क्या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो क्या कोई वैधानिक प्रावधान भी हैं? तो बिल्कुल है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है, जिसे 2019 में भी अमेंड किया गया था। प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि एनएचआरसी के गठन की बात करता है यूनियन लेवल पे, और साथ ही साथ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी बात करता है, उसके गठन की भी बात करता है स्टेट लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10th ऑफ दिसंबर, ध्यान रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। सी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम। तो बेसिकली ये लॉन्च किसने किया है? दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, ये उनका ट्वीट है, राइट। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इनको लॉन्च किया है, इस प्रोग्राम को समझ ही सकते हैं। 7 दिसंबर को लॉन्च किया था, बेसिकली टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, और ज़्यादातर वो चाहते हैं कि वुमेन पॉलिटिक्स में आए। क्योंकि देखिए, एक मैं सबसे अजीब बात आपको बताता हूँ, भारत में कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है, अभी तक तो नहीं बनी, जिसमें केवल महिलाएं हों, राइट। महिलाओं के नाम से कोई एक पार्टी नहीं है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर महिलाओं की हक की बात कौन करे? समझ रहे हैं आप? तो वुमेन का पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, ऐसा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनके जो भी ये मीटिंग वगैरह हुआ, प्रोग्राम हुआ, उसमें ये बात कही गई। इनका इनको ये जो प्रोग्राम था, ये किसके कोलैबोरेशन के साथ हुआ था? वॉज हेल्ड विद इन कोलैबोरेशन विद राम भाऊ मालगी प्रबोधिनी थाने, महाराष्ट्र। NCW कैसी बॉडी है सर? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है, के तहत आती है। इसका गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990। इनकी जो पहली चेयरपर्सन थी वो थी जयंती पटनायक, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका अपना एक मंथली न्यूज़ लेटर भी आता है, जिसे राष्ट्र महिला कहा जाता है। इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन द जॉब्स, अबॉलिशन ऑफ डाउरी, रिलीजन और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन फॉर लेबर, ये सारे जो मतलब इनके मुद्दे होते हैं, जिनको लेके ये काम आगे कर रही हूँ। तो अच्छी खासी बॉडी है, ध्यान रखना है। शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम, पेपर वगैरह में आ सकता है, क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चंस में से आ सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने इसे लेकर आया। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो ध्यान रहेगा दिमाग में। अगली स्टोरी पे आते हैं, दैट इज़ द वर्ल्ड सोयल डे। 5 दिसंबर 2014 को पहली बार UNGA ने डेजिग्नेट किया था कि देखो भाई, 5 दिसंबर को हम WST यानी कि वर्ल्ड सोयल डे मनाएंगे। अब 5 दिसंबर ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि इस दिन जो थाईलैंड के राजा हैं, किंग भूमिबोल अदुल्यादेज, उनका बर्थडे था, होता है 5 दिसंबर को। इसीलिए वो ऑफिशियली उन्होंने ही इस इवेंट को सैंक्शन किया था, तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। हाल फिलहाल भारत में ICAR एक बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और CCARI है, यानी कि सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने मिलकर कोलैबोरेट करके 5 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो ऑब्जर्व किया, सेलिब्रेट किया। साथ ही साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है इसके इस्टेब्लिशमेंट को लेकर काफ़ी अवेयरनेस वगैरह फैलाता रहता है, काफ़ी सारे चीज़ें बताते रहती हैं, ठीक। अब इनमें जो किंग भूमि बोल हैं वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड और ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज, ये सारे के सारे एक अवार्ड वगैरह भी दिए जाते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, ताकि बूस्ट हो, प्रमोट हो, अवेयरनेस हो। और ये अवार्ड कौन देता है? ये अवार्ड के नाम ध्यान रखिएगा, किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड एंड ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज। ये दिया जाता है FAO द्वारा, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या भारत के अंदर भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं? बिल्कुल हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी है, डिजिटल एग्रीकल्चर है, कार्बन फार्मिंग है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्शन प्लान है भारत की तरफ से भी। साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसका जो गोल नंबर 13 है, जो कि बात करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो सोयल इज द की, राइट, सोयल इज द की। तो सोयल को मतलब कंजर्व करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये इन्फोग्राफिक है FAO के हवाले से, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप में से बताइए मुझे कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट थ्रेड में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग यार पार्टिसिपेट नहीं करते हो, दिल बहुत दुखता है। पार्टिसिपेट करो यार, आंसर आंसर दिया करो, ठीक। फाइनल स्टोरी पे आते हैं। VLSRSAM क्या है सर? ये दिस इज मीन्स वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे VLSRSAM, यहाँ आप देखेंगे DRDO। तो ये सक्सेसफुली जो है इसकी फ्लाइट टेस्टिंग हो चुकी है DRDO द्वारा। ठीक इसी साल फरवरी में भी की गई थी, दूसरी बार इसे किया गया है। वहाँ पे किया गया है तो उड़ीसा में जो जगह है चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वहाँ पे इसे किया गया है। और ये इंडिजिनस डिज़ाइन है, मतलब भारत में इसकी डिज़ाइन वगैरह की गई है।
और किसके लिए बनाया गया है, तो बेसिकली इंडियन नेवल के लिए बनाया गया है। इसका काम क्या होगा कि जो भी एरियल थ्रेट्स होंगे उसे न्यूट्रलाइज कर सकेगा। सी स्किमिंग टारगेट्स भी इसमें मौजूद हैं, रेंजेस वगैरह भी काफ़ी ठीक हैं, और साथ ही साथ जो नेवल शिप्स की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको ये बूस्ट करता है, क्योंकि एरियल थ्रेट से ना खतरा होता है नेवल शिप्स को, तो वहाँ पर ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो जो डिफेंस कैपेबिलिटी है इंडियन नेवल शिप्स की वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। दैट्स वाई इसे लाया गया है। द सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ दीज सिस्टम्स इज क्रूशियल फॉर द फ्यूचर लॉन्चेस ऑफ मिसाइल फ्रॉम द इंडियन नेवल शिप्स। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, BLSRSAM। क्लियर दोस्तों, चलिए एमसीक्यूज का टाइम आ चुका है। कल जो हमने 5 एमसीक्यूज आपसे पूछे थे उसका आंसर हम दे देते हैं। यहाँ से हमने कल बात की थी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022, विश्व माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 ये किस संस्था ने लॉन्च किया है? द आंसर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। क्लियर। थर्ड, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 ये किसने लॉन्च किया है? दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब। ये सब आप ध्यान रखना, ये सब मैंने कवर अप किया हुआ है पीआईबी के सेशन। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हालांकि मॉन डिस्ट्रिक्ट में बात आई थी कि हम इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट नहीं करेंगे, खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, कल भी हम बात कर चुके हैं आपसफा वगैरह पे। तो जो फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ का है, कौन सेलिब्रेट करता है? तो नागालैंड करती है, 1 से 10 दिसंबर। और 1 दिसंबर को ध्यान रखना है आपको, 1 दिसंबर क्या है? 1 दिसंबर को नागालैंड का स्टेटहुड डे, या आप थोड़ा स्टेटहुड डे ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, it is one of the 3 financial parliamentary committees. Okay, it was established by Montfort reforms in 1921. Okay, it comprises 22 members of parliament. The answer for this is PAC. इसको भी आपको ध्यान रखना है, 100 साल इनके पूरे हुए हैं, 100 ईयर्स की कंप्लीशन एग्जाम वगैरह में आ सकता है। तो लक्ष्मीकांत या DD बसु जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें से कमिटीज़ वगैरह को एक बार आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में दिखने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो मैंने कल आपसे पूछा था, ये इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू एनहांस डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, तो उससे रिलेटेड है। इसे भी हमने कवर अप किया था पीआईबी के सेशन में, 1-2 सेशन पहले। आज के क्वेश्चंस आपके लिए रेडी हैं दोस्तों। भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल्स, ये किसके साथ किया? तकरीबन मोटा मोटी 6 लाख ऐसे प्रोक्योरमेंट की बात की है, 6 लाख असॉल्ट राइफल्स के प्रोक्योरमेंट की बात की है। तो किस देश के साथ किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट वन इज, भारत एक्यूवेरिन एक्सरसाइज कंडक्ट करता है किसके साथ? साउथ अफ्रीका, मालदीव, सीचेल्स, यूक्रेन, किसके साथ करता है आप बताइएगा। 13th is, which of the following organization in collaboration with various stakeholders launch plastic waste management program in India? तो भारत के अंदर जो भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन के साथ किया गया है? क्या वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है? कौन सा इसका सही आंसर होगा आप कमेंट थ्रेड में बताइए। पार्टिसिपेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है एग्जाम में। Which of the following constitutional provisions grants the protection of persons who are arrested or detained? ध्यान रखना है। तो ये सिंपल पॉलिटी से उठा के ले आया हूँ मैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। कौन सा आर्टिकल होगा बताइए। माउंट सेमेरू वोल्केनो ये कहाँ पर लोकेटेड है? अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में था ये, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है, वेदर इट इज़ इन पेरू, नाइजीरिया, इटली या इंडोनेशिया। क्लियर। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है, लेवल 1 लेवल 2, आइए खुद को एनरोल कीजिए। साथ ही साथ यूपीएससी के बहुत अच्छे सेल्फ प्रिप कोर्सेज हैं ऑनलाइन बेस्ड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक है, डू चेक आउट द लिंक्स। सिविल तपस्या का पोर्टल है जहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स के रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, द हिंदू के रेगुलर एनालिसिस मिलेंगी, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगे, यूपीएससी एग्जाम एनालिसिस होगा और टन्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। और भी बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं आपके लिए, मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। हम मिलेंगे अगले सेशन में, देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।